वेलकम टू हेलो PYQ। चलिए शुरू करते हैं गाइस। रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 है। साथियों, इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चंस की विस्तृत व्याख्या यानी कि एग्ज़ाम पर्सपेक्ट से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेट करते हुए जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिससे आप और अधिक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम CEO कौन है? VK यादव। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गैंडे हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई। ये राइनो यानी कि गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो यूनेस्को ने 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के का दर्जा दिया गया। इसमें अगर नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी इसके उत्तर भाग में बहती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से थ्री क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है? आंसर इज टमाटर। यानी दिए गए ऑप्शंस में टमाटर एक ऐसा पौधा है, टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो कि ज़मीन के नीचे नहीं उगती। ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां कौन कौन सी है आइए देखते हैं। आज जैसे आलू, मूली, गाजर, चुकंदर, शलगम, प्याज, लहसुन, अदरक। तने के रूप में देखा जाए तो गन्ना, बांस, आलू जो कि स्टेम ट्यूबर के रूप में होती है, अदरक, हल्दी, जिमीकंद ये तने के रूप में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश संसद संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया? आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार का अधिनियम 1935 क्या कहता है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यह प्रांतों में स्वायत्तता के बारे में जताता है। कैसे कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया, उन्हें अधिक स्वायत्तता दी गई और एक इसमें फेडरेशन का प्रावधान भी सम्मिलित किया गया था। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। क्वेश्चन नंबर 5, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? आंसर इज 16। 16 की बात करें यानी कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक तो जो सिंबल होते हैं, जो प्रतीक होते हैं वो 0 to 9 होते हैं और 10 के बाद में ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि A से लेकर के F तक, जिसमें ए को 10 यानी कि 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को B से, ऐसे करते करते C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15 से। तो हम कह सकते हैं कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक तो इनके डेसिमल नंबर में होते हैं इनके सिंबल, और 10 से लेकर के 15 को ABCDEF रेस्पेक्टिवली इनको सिम्बोलाइज किया गया है। ठीक है, जो मेन इनका जो यूज़ है हेक्साडेसिमल नंबर का, उनका यूज़ कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेसिंग और कलर कोडिंग के लिए किया जाता है। किसमें? कलर कोडिंग के लिए और कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेस के लिए किया जाता है। गाइज, नंबर सिस्टम की बात करें तो हम कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम जिनका आधार जो है वो 10 से होता है यानी कि 10, और डेसिमल में जिनका जो बेस है वो 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है और 0 और 1 का उपयोग होता है। 0 और 1 जो है वो कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम में सूचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑक्टल नंबर की बात करें तो ये 0 से लेकर के 7 तक होता है। 0 से 7 के अंकों का यूज़ होता है ऑक्टल नंबर में, और इनका जो बेस होता है ऑक्टल में वो 8 होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल की हमने बात की थी कि इसका जो बेस है वो 16 होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, अरावली पर्वतमाला निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? दिए गए ऑप्शंस में महाराष्ट्र उसका आंसर था। महाराष्ट्र में से अरावली पर्वतमाला नहीं गुजरती। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में होकर गुजरती है। इसकी जो लगभग लंबाई है वो 800 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर के आसपास है। इसकी हाइट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी जो हाइट है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर है जो कि राजस्थान के माउंट आबू में है।
राजस्थान के माउंट आबू में है। इसकी जो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। माउंट आबू की बात करें तो यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और यहाँ पर भी माउंट आबू में ही दिलवाड़ा के जैन जैन मंदिर मिलते हैं। अरावली पर्वतमाला में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे संगमरमर, तांबा, जस्ता और अन्य खनिज ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? यह है दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानसभा है। दिल्ली के अलावा एक और राज्य है जहाँ पर विधानसभा होती है। कौन सा? पुडुचेरी। तो डी और पी, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा होती है। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित किए जाते हैं, न कि किसी राज्य सरकार द्वारा। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 कौन कौन से हैं? दिल्ली, 8 दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली और लक्षद्वीप, ठीक है। और एक है पुडुचेरी, ठीक। पुडुचेरी और दिल्ली ये दोनों यहाँ पर विधानसभाएं हैं, यानी कि इनका जो प्रशासन है वो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें यूनियन टेरिटरी में, तो इनका जो नियंत्रण है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में शिबरोमबदूर ये एक ऐसा स्थान है जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है। इसरो से संबंधित कुछ जो प्लेसेस हैं वो हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ जो है भारतीय उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, जैसे PSLV, GSLV और अन्य प्रक्षेपण यान यहाँ से लॉन्च होते हैं। एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ से भी रॉकेट और उपग्रहों का निर्माण और विकास होता है। यहीं ये एक ऐसी जगह है यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जहाँ पर सबसे पहले रॉकेट थुम्बा, कौन सा? थुम्बा रॉकेट का प्रक्षेपण यहीं से किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ISAC ये है बेंगलोर में, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में। अनुकूलन अनुसंधान केंद्र ARSC बेंगलोर कर्नाटक में। और भारत रॉकेट परीक्षण केंद्र RPRC ये बालासोर ओडिशा में है। तो इस तरह से इसरो के कई ऐसे महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जहां से सैटेलाइट लॉन्च होती है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह कार्यक्रम की। तो चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे जो कि इसरो से संबंध रखते हैं। चंद्रयान की बात करें तो ये चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करने के लिए ये उपग्रह भेजा गया था। मंगलयान की बात करें तो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन था। और गगनयान जो है वो एक तरीके से मानव अंतरिक्ष मिशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक समय पर अनुवाद और निष्पादित करता है, यानी कि एक ही टाइम पर ट्रांसलेट भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा, उसे कहते हैं कंपाइलर। गाइस, कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम को, यानी कि जो हमारी कोडिंग है उसको कोड को एक बार में बदलता है, जिससे जो एग्जीक्यूशन में तेजी आती है, लेकिन जो एरर है वो पूरी तरह से कोड के समाप्त होने के बाद ही मिलती है। इसी से हटके एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये जो कोड है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जिससे कि जो एरर है वो तुरंत मिल जाती है, लेकिन इसमें भी जो एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो स्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 10, कैट फैमिली के सदस्यों को कौन सा जेनेरिक नाम दिया गया है? आंसर इज फेलाइन। इनमें कैट फैमिली में और अन्य प्रकार के जानवर भी आते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन, चीता, जगुआर, लेपर्ड, ये सब कैट फैमिली से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है?
आंसर है 543। गाइज यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स की बात की गई है 543, जबकि टोटल मेंबर की बात करें तो वो 545 होते हैं, जिनमें 543 तो निर्वाचित हुए यानी कि निर्वाचित हुए, और 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता है। ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो ऐसे ही राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य होते हैं, 245 सदस्य होते हैं, और इनमें एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इनकी वोटिंग होती है। राज्यसभा की बात करें तो यह संसद का ऊपरी सदन है, जबकि लोकसभा जो है वो संसद का निचला सदन है। 245 राज्यसभा में सीटें होती है, लेकिन इसमें 233 जो है 233 जो है 1 सेकेंड, इसमें 233 जो है वो निर्वाचित होते हैं और 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इनका जो कार्य है वो कानून की समीक्षा करना, विधेयकों पर चर्चा करना और राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य करना। स्पीकर की बात करें राज्यसभा में तो राज्यसभा में जो स्पीकर है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आर्टिकल के हिसाब से, हम अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, यानी कि हमारी जो संसद है उसका वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो 79 आर्टिकल नंबर 79 संसद की स्थापना से संबंधित है। भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। अनुच्छेद उस 80 की बात करें तो इसमें राज्यसभा के सदस्य का जिक्र किया गया है, यानी कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या और उनके चयन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 1981 की बात करें, अनुच्छेद 81 यानी कि आर्टिकल 81 की बात करें तो यह लोकसभा से संबंधित है, और आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट की बात करता है और आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा से संबंधित है। अब आर्टिकल 82 की बात करें, आर्टिकल 82 की बात करें तो यह निर्वाचन का पुनर्गठन, यानी कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया को दर्शाता है। गाइस ये आर्टिकल 82 जो है वो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आए दिन इस पर डिबेट्स होती हैं परिसीमन के बारे में, यानी कि परिसीमन के बारे में चर्चाएं शुरू हो चुकी है, तो इसलिए आर्टिकल 82 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 83 की बात करें तो ये संसद के कार्यकाल के बारे में बताता है, संसद के कार्यकाल के बारे में बताता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित करता है, जिसे राष्ट्रपति आर्टिकल 83 का उपयोग करते हुए कभी भी भंग कर सकता है। आर्टिकल 84 की बात करें तो 84 जो है वो सांसद की योग्यता के बारे में दिखाता है। आर्टिकल 105 की बात करें, आर्टिकल जो है 105 वो संसद के सदस्य का विशेषाधिकार होता है, यानी कि संसद के सदस्य को संसद के अंदर और बाहर विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 109 की बात करें, आर्टिकल 109 की बात करें तो यह वित्तीय बल के बारे में विचार करता है। आर्टिकल 111 की बात करें यानी कि 111 की बात करें तो यह राष्ट्रपति का अनुमोदन, यानी कि विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने की प्रक्रिया होती है। आर्टिकल 118 की बात करें, आर्टिकल 118 की बात करें तो यह संसद की कार्यवाही के, यानी कि संसद की कार्यवाही और उसके आदेशों को कंट्रोल करता है। आर्टिकल 123 की बात करें तो आर्टिकल 123 जो है वो ऑर्डिनेंस से संबंधित है, यानी कि अध्यादेश से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति द्वारा संसद नहीं चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 124 की बात करें तो यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके अधिकार क्षेत्र को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 79 यानी आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 123 तक यह भारतीय संसद के गठन और कार्य को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है? आंसर इज यूएनसीईडी। यूएनसीडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। मुख्य दस्तावेज जो है, यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसी से एफिलिएट करते हुए यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय वो कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है यूएसए में, अमेरिका में।
सदस्य देश की बात करें तो इसमें 193 सदस्य देश है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों का संरक्षण, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके जो मुख्य अंग हैं वो 5 हैं। कौन कौन से? एक है, फर्स्ट है साधारण सभा यानी कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और एक है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट यानी कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNHRC, ये सब एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? यह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। डेल्टा आखिर होता क्या है? नदी का वह मुहाना जहाँ नदी समुद्र या सागर में मिलती है और जहाँ नदी द्वारा लाई गई मिट्टी जमा हो जाती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। क्योंकि अब बात करें प्रमुख डेल्टा की तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। अगर हम बात करें नील डेल्टा की, ये मिस्र में स्थित है, और एक मिसिसिपी डेल्टा है, ये अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम बुटिया मोनोस्पर्मा है? ये है पलाश। ऐसे ही आम का जो वानस्पतिक नाम है यानी कि बॉटनिकल नेम वो है मैग्निफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। नीति आयोग की बात करें तो यह 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। पूरा नाम इसका, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो था भारत के आर्थिक विकास के लिए नीति और रणनीतियाँ बनाना, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इसके जो कार्य हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। यह जो पंचवर्षीय योजना है उसको समाप्त कर करके जो भारत के विकास के लिए दूरदर्शी सोच के द्वारा अपनाई गई थी, दूरदर्शी सोच को लेकर के नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और जिसके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो है मुख्यमंत्री परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इनका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका वो है योजना आयोग का स्थान लिया, और यह संस्थान केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति और समन्वय का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा जल डमरू मध्य रूस और अमेरिका के राज्य के बीच स्थित है? यह है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया और अलास्का कहाँ पे है? यूएसए में, ठीक है। ये इनके बीच में पड़ता है जो कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ऐसे ही पनामा जल संधि है वो पनामा और कोलंबिया के बीच में है। ऐसे ही मलक्का जल संधि है वो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। सुएज जल संधि है जो मिस्र में स्थित है। हॉर्न जल संधि ये ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। अगर हम भारत के आसपास की बात करें तो भारत में पाक स्ट्रेट जो है वो पाकिस्तान और भारत के गुजरात राज्य के बीच में है। मन्नार यानी गल्फ ऑफ मन्नार ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया? ये थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल देखें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1899 से 1905 तक रहा। इनके टाइम पर कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनमें से सबसे प्रमुख है बंगाल विभाजन यानी कि 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? मुसम्मन बुर्ज जो है वो भारत के आगरा के किले में स्थित है। आगरा के किले की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका जो निर्माण काल है वो 1565 से 1573 मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। निर्माता इसके अकबर थे। निर्माण शैली मुगल वास्तुकला के आधार पर थी और इनकी अगर संरचना की बात करें तो इसमें दीवान ए आम, दीवान ए खास,
दीवान ए खास, मछली महल, जामा मस्जिद और सिंह द्वार। ठीक है। दीवान ए आम की बात करें तो जनता के लिए दरबार, दीवान ए खास की बात करें तो खास मेहमानों के लिए दरबार था, मछली महल जो है वो महिलाओं के लिए था, जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध मस्जिद थी और सिंह द्वार जो है वो मुख्य प्रवेश द्वार था। अगर आगरा के किले की बात करें तो यह 1983 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। उन क्वेश्चन नंबर 19, अप्रैल 2019 में किस भारतीय एयरवेज कंपनी की सेवाएं बंद कर दी गई? ये थी जेट एयरवेज। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की? ये थी बेलगाम। बेलगाम में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की स्थापना की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो इसका जो पहला अधिवेशन था वो 1886 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि कांग्रेस का ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। फिर इसके बाद में जो महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा वो 1905 में रहा। 1905 में बंटवारे के खिलाफ हुआ जो कि बंगाल विभाजन का विरोध किया। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया गया। अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इसकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है। फिर इनके जो सदस्य थे यानी कि जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम वो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है। और इनके जो महत्वपूर्ण नेता रहे हैं वो लाल बाल पाल, महात्मा गांधी, लाल बाल पाल जो है वो जैसे लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इनके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस में महत्वपूर्ण नेता महात्मा गांधी जो कि असहमति और अहिंसक प्रतिरोध की जिन्होंने नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? यह है iTunes। गूगल के जो प्रोडक्ट हैं जैसे गूगल सर्च, जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, गूगल क्रोम, गूगल डॉक्स, गूगल फोटोज़, गूगल असिस्टेंट, गूगल पे, यूट्यूब, ये सब गूगल के मेन प्रोडक्ट हैं। आईट्यून्स की बात करें तो आईट्यून्स जो है वो एप्पल का प्रोडक्ट है। एप्पल के जो संस्थापक है वो स्टीव जॉब्स थे। स्टीव जॉब्स। लॉन्च कब किया था? ये 2001 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो 6वीं शताब्दी में हुई थी और ईसा पूर्व। ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इनके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे और इनका जो मुख्य सिद्धांत था बौद्ध धर्म का वो दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख से मुक्ति का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य थे बौद्ध धर्म के। ठीक है। इनका जो धर्म ग्रंथ है वो त्रिपिटक। कौन सा? त्रिपिटक। ठीक है। धार्मिक स्थल की बात करें तो धार्मिक स्थल बोध गया का, बोध गया जो है वो जहाँ गौतम बुद्ध ने बोध प्राप्त किया, और लुम्बिनी जो है वो बुद्ध का जन्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? यह है सोडियम क्लोराइड NaCl। कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूलाज हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे जल है वो H2O, सोडियम क्लोराइड का हमने देख लिया NaCl। ठीक है। वन सेकेंड। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो H2SO4। नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो HCl। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो HNO3। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2। अमोनिया की बात करें तो NH3। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो NaOH। ठीक है। ऐसे ही ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो C6H12O6 है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर
ये CaCO3, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार के केमिकल फार्मूलाज हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ऐसे ऑक्सीजन को O2 से, हाइड्रोजन को H2 से, कार्बन को C से, सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, और वाटर वेपर की बात करें तो H2O गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र हैं, यानी केमिकल फार्मूलाज हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो किस देश ने फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे अधिक बार जीता? ये था ब्राज़ील। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसने फीफा वर्ल्ड कप बहुत बार जीता है। फीफा की बात करें तो फीफा की जो स्थापना है, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना 21 मई 1904 को कहाँ पर हुई थी? पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में, ठीक है, फ्रांस में। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। इसका जो मुख्यालय है, फीफा का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और अगर हम पहले विश्व कप की बात करें, फीफा से संबंधित एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला विश्व कप कहाँ हुआ था और कब हुआ था? वो हुआ था 1930 में। कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में, उरुग्वे में, ठीक है। और विजेता अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो विजयी हुआ है वो है ब्राज़ील। ये अब तक 5 बार विजेता रहा है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो 211 देश जुड़े हुए हैं फीफा से, और एक तरीके से सबसे बड़ा खेल का संगठन है। इसमें महत्वपूर्ण जो टूर्नामेंट हैं वो अंडर 20, अंडर 17, ये इसके महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हैं, और फीफा महिला वर्ल्ड कप भी होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द्वीप समूह तिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका के कुछ जो देश हैं, जो इम्पोर्टेंट देश हैं, उनकी हम कैपिटल के बारे में बात करें तो ये है कि अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। बोलीविया की है सुक्रे। सुक्रे और लापास, दो राजधानियां हैं, सुक्रे और लापास, ठीक है। ब्राज़ील की बात करें तो इसकी ब्राज़ीलिया। चिली की बात करें तो सेंटियागो। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो। एक्वाडोर की बात करें तो इस एक्वाडोर की है क्विटो, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में ही काफ़ी ऐसे देश हैं इम्पोर्टेंट, जैसे गयाना की बात करें तो जॉर्ज टाउन, ठीक है, जॉर्ज टाउन। और पेरू जो है उसकी राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। पैराग्वे की राजधानी आसुयान से। सूरी नाम की राजधानी पैरामारिबे, ठीक है, पैरामारिबे। उरुग्वे की है मोंटेविडियो। और वेनेजुएला की है काराकस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैपिटल्स ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। यानी कि दक्षिण अमेरिका में कुल 12 देशों की राजधानियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यह है सर जॉन साइमन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो यह 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आया था, और इसका जो उद्देश्य है वो भारतीय संविधान सभा का गठन करना और भारत में संविधान निर्माण प्रक्रिया की दिशा निर्धारित करना था। इसके सदस्य की बात करें तो सदस्यों में A.V. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और स्ट्रेफर्ड क्रिस्प, ये इसके सदस्य थे। किसके? कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियों से बातचीत की गई। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसका जो मुख्य प्रस्ताव था वो ये था कि भारत को 2 प्रांतों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया संघीय संविधान द्वारा, और मुस्लिम लीग ने इस योजना को मंजूर किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसका जो अंततः प्रभाव ये रहा कि इसके द्वारा अंततः विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी आई, लेकिन कोई स्थान समाधान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? यह है दलाल स्ट्रीट। BSE की बात करें तो 1875 में इसकी स्थापना हुई मुंबई महाराष्ट्र में।
यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय शेयर बाजार का एक प्रमुख केंद्र है। बीएसई जो है इसको सेबी कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करता है? सेबी, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? ये थे मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक रहा और ये सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। अगर हम पीएम की बात करें तो सबसे पहले जो है वो पंडित नेहरू थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। फिर उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा जी आए, वो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक अंतरिम रूप से रहे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री आए 1964 से और 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री रहे। फिर गुलजारी लाल नंदा जी दोबारा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल संभाला। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी जो हैं वो 1966 से और 1977 तक रहीं। और इसके बाद में मोरारजी देसाई जो है वो 1977 वन सेकेंड, मोरारजी देसाई जो है 1977 से 1979, ठीक है, 1979 तक रहे। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह जो हैं वो 79 से, कब से? 79 से और 80 तक चौधरी चरण सिंह रहे, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी दोबारा आई। इंदिरा गांधी जी जो हैं वो दोबारा इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला, जिनका कार्यकाल 1980 से 1984 तक, ठीक है, दूसरी बार। फिर राजीव गांधी जो है वो 1984 से 1989 तक, ठीक है, 1989 तक। और इसके बाद में फिर विष्णु नारायण सिंह यानी कि VN सिंह आए, उनका कार्यकाल था 89 से 90 तक। फिर नरसिम्हा राव जी आए, उनका कार्यकाल 90 से 96 तक, ठीक है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उनका जो पहला कार्यकाल था वो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, और जो दूसरा कार्यकाल रहा वो 98 से लेकर के 2004 तक रहा, ठीक है। और ऐसे ही मनमोहन सिंह फिर 2004 के बाद में 2004 से 2014 तक। और वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कार्य कर रहे हैं, वो उनका जो कार्यकाल है वो 26 मई 2014 से और प्रेजेंट तक, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में चर्चा की हमने, ठीक है। यानी कि भारत में अगर कुल प्रधानमंत्री की बात करें तो टोटल 15 प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? यह है पनामा नहर। अगर हम इंटरनेशनल कैनाल की बात करें तो जैसे स्वेज कैनाल है, वो कहाँ पर है? मिस्र में, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर की बात करें तो यह, ठीक है, और व्यापार यानी कि वैश्विक व्यापार के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक अहम जलमार्ग है, ठीक है। और कील नहर है वो जर्मनी में है। कील नहर कहाँ पर है? जर्मनी में, जो कि बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी को आपस में जोड़ती है। कौन? कील नहर। क्वेश्चन नंबर 30, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1906, यानी कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके जो संस्थापक रहे वो सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना मुख्य नेता थे इनका,
और इनके दौरान जो मुख्य घटनाएं हुई थी वो ये थी कि 1916 में लखनऊ पैक्ट, 1916 में लखनऊ जो पैक्ट है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। और 1940 में 1900 मुस्लिम लीग के द्वारा ही 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कि लाहौर प्रस्ताव का मतलब दो राष्ट्र सिद्धांत, यानी कि टू नेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? यह है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा की जो इकाई है वो है जूल। एक जूल जो है, एक जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं एक जूल जो है वो न्यूटन मीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ऐसे ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक की बात करें तो जैसे फोर्स हो गया। फोर्स जो है उसका वो 1 न्यूटन होता है, फोर्स होता है 1 न्यूटन, जो कि होता है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं F इक्वल टू होता है ma, जहाँ पर m है मास और a है एक्सलरेशन। a को फर्दर हम देख सकते हैं, a यानी कि जो एक्सलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी पर सेकेंड। ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो एक तरीके से इसका जो मात्रक है वो मीटर होता है और सेकेंड ये है ही। ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, सॉरी एक्सलरेशन जो है, एक्सलरेशन का जो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, F इक्वल टू एम ए जो है ए का जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो त्वरण है उसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और m जो रिप्रेजेंट करता है वो मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जो फोर्स की जो इकाई के बारे में बात करें तो यह न्यूटन से रिप्रेजेंट होता है। और अन्य जो है जैसे पावर है वॉट, पावर का जो मात्रक है वो होता है शक्ति, यानी कि 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 जूल जो है, 1 जूल एक सॉरी 1 वॉट जो है, 1 सेकेंड, 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि शक्ति, यानी कि P इक्वल टू होता है W/T। वॉट या सॉरी वर्क का जो मात्रक है वो है जूल और टाइम का मात्रक है सेकंड। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जूल पर सेकंड पावर का यूनिट है। ठीक। और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड। वर्क की बात करें W इक्वल टू FD या फिर FS, W इक्वल टू FS। F जहाँ पर है बल यानी फोर्स और S होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 1 जूल जो है वर्क इक्वल टू होता है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर। ठीक। ऐसे ही ऊर्जा के रूप में मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी होती है। संवेग की बात करें यानी कि P इक्वल टू होता है mv, P इक्वल टू होता है क्या mv। ये तो है पावर और ये है संवेग यानी मोमेंटम। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद गाइज। जो इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज मोड पर देखिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना पैदा कीजिए, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चंस का बहुत डिटेल एनालिसिस किया है, जो जिससे कि आपको एग्ज़ाम प्रस्पेक्टेशंस के आधार पर ये महत्वपूर्ण पेनेशिया साबित होगा। जब आप रिपीट मोड पर इस लेक्चर को देखेंगे तो पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस महसूस होगा, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चंस को उनके फैक्ट से रिलेट करके, सॉरी, हमने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको उनके फैक्ट से रिलेट किया है और ये मेमोराइज़ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।